बारिश और बाढ़ में डूबते भारत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे देश की अलग अलग सरकारों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हाल के वर्षों में बना है, हाल के दशकों में बना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं है, जबकि इसी देश में मुगलों ने, हिंदू राजाओं ने और अंग्रेजों के जमाने में जो पुल बने, इमारतें बनी, बड़े बड़े भवन बने, वो आज भी सुरक्षित खड़े हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश और बाढ़ से हमारे देश में 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 52 लोग लापता हैं। इनमें 11 मौत देश की राजधानी दिल्ली में हुई, 15 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए, 10 मौत उत्तराखंड में, 4 जयपुर में और 2 लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मारे गए और वहां अब भी 52 लोग लापता हैं। और ये सारे वो अभागे लोग हैं जिनकी हत्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हथियार से हुई जिसके निर्माण के लिए सरकारों ने इन्हीं लोगों से टैक्स लिया था। इनमें कुछ लोग बारिश में करंट लगने से मारे गए, कुछ नालों और बेसमेंट में डूबकर मर गए, कुछ लोगों की मौत उनके मकान की छत या दीवार गिरने से हो गई और ये वो मकान थे जिनका सरकारें हाउस टैक्स भी लेती थी। बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर की बारिश और बाढ़ में इतने गरीब और आम लोगों की जान चली गई, लेकिन यहां कोई नेता और सरकार आज इन गरीबों की जाति की बात नहीं कर रहा और आज किसी सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण जो लोग मारे गए हैं उनकी जाति क्या थी और वो किस वर्ग और किस धर्म से थे। वैसे तो हमारे देश में जाति पूछने का बड़ा फैशन है आजकल, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि जो लोग मारे गए हैं 42 लोग, इनकी जाति क्या थी? इनमें से कितने ओबीसी थे, कितने दलित थे, कितनी अगड़ी जाति के थे? हमारे देश में आम लोगों से उनकी जाति सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए पूछी जाती है, लेकिन जब यही लोग मरते हैं तो सरकारें सिर्फ यही कहती हैं कि उनके यहां मरने वालों का आंकड़ा कितना है और मरने वालों की संख्या बता दी जाती है। और जो लोग जाति देखकर इन नेताओं को वोट देते हैं, उन्हीं आम लोगों को इस सिस्टम से जाति के नाम पर कोई रियायत नहीं मिलती और इन लोगों के नसीब में सिर्फ ऐसी ही दर्दनाक मौत लिखी होती है। आज दिल्ली की एक सड़क पर हुए इस गड्ढे की पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह गड्ढा आज आप सबको भी देखना चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है, क्योंकि इसमें आपको अपने टैक्स का पैसा दिखाई देगा। क्या आपको पता है कि दिल्ली का हर व्यक्ति सरकार को सालाना 80,000 रुपए का टैक्स देता है। गुरुग्राम में 2.5 लाख रुपए का टैक्स प्रति व्यक्ति देता है। मुंबई में 2.25 लाख रुपए, बेंगलुरु में लोग 1.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं औसतन, अहमदाबाद में 70,000 रुपए और चेन्नई में हर व्यक्ति सरकार को सालाना 75,000 रुपए का टैक्स देता है। और सरकारें टैक्स के इसी पैसे से जो सड़कें, हाईवेज, पुल, अस्पताल, स्कूल और एयरपोर्ट्स बनाती हैं, उनकी कुछ ही वर्षों में क्या दुर्गति होती है वो आज आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और असल में बाढ़ के इस पानी ने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया है। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, जहां मुख्य टर्मिनल पर इतना पानी भर गया कि वहां यात्रियों को कई घंटे तक इस पानी से संघर्ष करना पड़ा। और सोचिए ये हाल हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, जहां इतने भी इंतजाम नहीं कि वहां पानी की निकासी हो सके। और यहां बात सिर्फ एक एयरपोर्ट की नहीं है, ये एयरपोर्ट जयपुर का है। जरा देखते चलिए आप कि इस समय वहां क्या हाल है। ये आज दिन की तस्वीरें हैं। इस समय जयपुर के लगभग सभी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कुछ इलाकों में तो स्थिति यह है कि वहां सैकड़ों मकान बारिश के पानी में जल समाधि ले चुके हैं और इनमें एक परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई। ये लोग एक मकान के बेसमेंट में रहते थे, जहां बारिश का पानी भरने से इन लोगों की उस पानी में ही डूबने से मौत हो गई। और बहुत सारे लोग इस दुर्घटना के लिए भारी बारिश को कारण बता रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इस घटना के लिए हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन ही जिम्मेदार है। और यह उस जयपुर का हाल है जहां सरकार हर साल आपके टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 करोड़ रुपए खर्च करती है हर साल। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश में जयपुर को जलपुर बना देता है।
जियब हो बबुआ, हम कैसे जियब हो बबुआ। तो जयपुर अब जलपुर बन चुका है। अब आपको भारत की राजधानी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं जो बारिश और बाढ़ के कारण कोमा में जा चुका है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कुछ ही वर्षों में अपना जवाब दे दिया है। दिल्ली में कल शाम हुई बारिश के बाद 32 से ज्यादा अंडरपास पानी से भर गए, 70 से ज्यादा लिंक रोड्स पर ट्रैफिक ठप हो गया और कई रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारत का जो इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स शहरों के विकास की योजना बनाता है, आज वो खुद अपनी बिल्डिंग को बारिश के पानी से बचा नहीं पाया, और दिल्ली की हालत ये हो गई कि यहां यमुना नदी से ज्यादा पानी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा था। और बात सिर्फ बारिश और उसके कारण हुए जल भराव की भी नहीं है। दिल्ली के गाजीपुर में एक महिला और उसकी 3 साल की बच्ची बारिश के दौरान एक नाले में बह गए और अब उनका शव 7 किलोमीटर दूर नोएडा के पास मिला है। सोचिए, बहते बहते वो 7 किलोमीटर आगे चले गए, नोएडा तक उनका शव पहुंच गया। इसी तरह दिल्ली के एक और इलाके में एक मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक और इलाके में बिजली के तारों से करंट लगने के कारण एक छात्र की कोचिंग सेंटर जाते हुए मौत हो गई। और सोचिए, सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। ये देश के आम लोग हैं, और जब आप इनकी बात सुनेंगे तो हर एक कहानी में आपको दर्द नजर आएगा। सबकी अलग अलग कहानियां हैं। आपके पास शायद लोगों की कहानी सुनने का अब समय नहीं है। दुनिया में दिल्ली जैसी शायद ही कोई राजधानी होगी जहां पूरे साल पहले लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं, क्योंकि हवा ऐसी है जिसमें आप सांस नहीं ले सकते। उसके बाद बारिश में मरते हैं, बाढ़ में भी मरते हैं, और बाढ़ में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा बेईमान सिस्टम लोगों की जान लेता है। और इस बात को आप इस रिपोर्ट से और अच्छी तरह समझ पाएंगे। जरा देखिए। ध्यान से थोड़ा सा। तो आप देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली ने कैसे अपना दम तोड़ दिया। अब आप सोचिए, जब ये सड़कें बनी होंगी, ये पूरी टाउन प्लानिंग जब होती है, इस तरह की स्थिति कब पैदा होती है? ये तब पैदा होती है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाता है, जब आपका ड्रेनेज सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जब आपकी सरकारें कुछ प्लान नहीं कर पाती, और ये जो नई नई सुरंगें बन रही हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं, और ये एक बारिश को भी झेल नहीं पा रही है। ये सारी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि ये स्मार्ट सिटी है?
हमने आपको जितने भी शहरों की तस्वीरें आज दिखाई आगे दिखाएंगे, आप कह ही नहीं सकते कि ये स्मार्ट सिटीज है। क्या दिल्ली आपको स्मार्ट सिटी दिखता है? क्या गुरुग्राम आपको स्मार्ट सिटी दिखता है? क्या फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी है? क्या लखनऊ एक स्मार्ट सिटी है? या और हमारे जितने जो शहर हैं, क्या वो स्मार्ट सिटी हैं? और भी छोड़ दीजिए, क्या वहां पर रहने वाले स्मार्ट लोग हैं? मैं तो ये कहूंगा ना तो ये स्मार्ट सिटी है और ना यहां रहने वाले लोग स्मार्ट लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के लोग वर्षों से हर साल ये सारी स्थिति को झेलते चले आ रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठाता, कोई उफ तक नहीं करता, और लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, हर बरसात में हमारे साथ यही होगा। लोग बरसात में मरेंगे, उसके बाद सर्दियां आएंगी तो सर्दी से मरेंगे, उसके बाद गर्मी आएगी तो गर्मी से मरेंगे। आज आपको दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आई इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए, जहां पिछले हफ्ते एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। लेकिन कल एक बार फिर से उसी इलाके में कई फीट पानी भर गया और जिन कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को एमसीडी ने सील किया था, वो बेसमेंट एक बार फिर बारिश के पानी से लबालब भर गए। और सोचिए, ये हाल उस इलाके का है जहां देश भर से छात्र आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते हैं। यानी भविष्य के जो आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं वो यहीं से निकलते हैं। और ये छात्र ऐसे टीचर्स पर भरोसा करते हैं जो रील्स के जरिए उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। हमारे देश में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जिनका बड़ा रिस्पेक्ट है, बड़ा सम्मान हमारे देश में होता है, और हमारे देश के जो छात्र हैं वो भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि ये वो अध्यापक हैं जब ये रील्स बनाते हैं या जब ये इनके वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, तो इन्हें बहुत व्यूज मिलते हैं और ये बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। ये छात्रों को बताते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये छात्रों के सामने नैतिकता की बातें करते हैं और बहुत सारे छात्र इनसे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन आज कुछ और आपको बताते हैं। ये तमाम वो कोचिंग सेंटर्स हैं जो खुद सील हो गए हैं इस बार, और इनमें देखिए कौन कौन लोग हैं। विकास दिव्य कीर्ति हैं, अवध ओझा हैं, पटना वाले खान सर हैं, राउ स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता हैं, और ये सारे वो लोग हैं जिनके कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और फिर इन्हें सील करना पड़ा। और हमें लगता है कि देखिए, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, ये जब इंस्टाग्राम पर आते हैं तो आपको बहुत सारी नैतिकता की बात बताते हैं, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला इन सब के जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये भी अवैध बेसमेंट्स में ही चल रहे थे। इन्होंने भी कानून के साथ, नियमों के साथ समझौता किया था। अब समझौता क्यों किया था? हमें लगता है कि इनकी कुछ ना कुछ मजबूरियां तो रही होंगी, इसीलिए इन्होंने कानून के साथ, नियमों के साथ समझौता किया, और इसी कारण इन्होंने कोचिंग सेंटर के संचालन में नियमों की अनदेखी की। लेकिन यह बात तो तय है कि ये लोग छात्रों को अपनी रील्स में नैतिकता और ज्ञान का पाठ तो पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात पैसे कमाने की आती है तो ये अपने गुरुकुल को शिक्षा की दुकानों और बड़े बड़े शोरूम्स में बदल देते हैं। और राउ स्टडी सर्कल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां थोड़े दिन पहले दुर्घटना हुई थी। इस कोचिंग संस्थान की स्थापना आजादी के 6 साल बाद वर्ष 1953 में हुई थी, और उस समय डॉक्टर एस राव ने इस कोचिंग संस्थान की नींव रखी। और डॉक्टर एस राव भारत में ऐसे युवाओं की पौध तैयार करना चाहते थे जो नौकरशाही में जाकर भारत की व्यवस्था को बदल सकें, और इसके लिए उस समय उन्होंने कनॉट प्लेस के एक होटल के एक छोटे से कमरे में छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वर्ष 1980 आते आते ये कोचिंग सेंटर शिक्षा की एक बहुत बड़ी दुकान में बदल गया, और आज देश भर में इसके कई बड़े बड़े आउटलेट्स हैं और इसका सालाना जो रेवेन्यू है वो 10 करोड़ रुपए के आसपास है। सोचिए, किसने सोचा था कि एक दिन बैंकों की तरह कोचिंग सेंटर्स की भी देश के अलग अलग शहरों में शाखाएं होंगी, और इन दुकानों में भी बैंकों की तरह छात्रों से लाखों रुपए लेने के लिए कैशियर्स रखे जाएंगे जो नोट गिनते रहेंगे सारे दिन। लेकिन आज यही हो रहा है, और दुख की बात यह है कि इस सब में हमारा भ्रष्ट सिस्टम भी हमारे युवाओं के खिलाफ आज काम कर रहा है।
देख लीजिए ये हालत है, क्या हालत है। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में अब भी वहां रहने वाले जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि स्थितियां बदलें। वो चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है व्यवस्था में उसे बदलना चाहिए। हमारे देश के जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर्स जिस तरीके से उन्हें चूस रहे हैं उसमें बदलाव आना चाहिए। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि कोचिंग सेंटर चलाने वाले जो हमारे देश के बड़े बड़े गुरु हैं, जो दिन भर सोशल मीडिया पर नैतिकता की बातें करते हैं, उनमें से भी ज्यादातर के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। अब ये लोग क्या कहेंगे हम कह नहीं सकते, लेकिन आज इन सारे युवाओं को हम एक बात कहना चाहते हैं और वो ये है कि युवाओं में बड़ी ताकत होती है। वो किसी देश को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। युवा अगर खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए तो किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है, लेकिन अगर नाराज हो जाए, अगर क्रोधित हो जाए तो उस देश में बहुत बड़ी क्रांति भी ला सकता है। दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांति हुई हैं सब युवा और छात्रों की वजह से हुई है। और इस वजह से हमारे देश में, खास तौर पर दिल्ली में, ये जो बड़े बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए हैं, छात्र आए हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं होगा और ये चाहें तो बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। हम इनके साथ हैं, हमने बार बार इनकी आवाज उठाई है और आज भी हम यही चाहेंगे कि प्रशासन को अब कुछ बड़े बदलाव, सरकारों को अब कुछ बड़े बदलाव करने ही होंगे, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हों या फिर कोचिंग सेंटर्स के आसपास जिस तरह की तरीके से छात्रों का शोषण हो रहा है, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए सिस्टम का शिकार हो रहे हैं, उसे हमें बंद करना पड़ेगा। अब आपको दिल्ली के बाद गुरुग्राम लेकर चलते हैं, जिसे भारत का साइबर सिटी भी कहा जाता है। लेकिन इस साइबर सिटी को जब आप देखेंगे तो अब ये एक लेक सिटी बन चुका है। जिस गुरुग्राम के लोग सरकार को सालाना 2.5 लाख रुपए का टैक्स देते हैं, उस गुरुग्राम में अब बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स से लेकर बड़े बड़े बंगले और फ्लैट्स और मकान पानी में डूब गए हैं और इस बाढ़ ने अमीर, गरीब और हर जाति और धर्म के लोगों को एक कर दिया है। गुरुग्राम में 24,000 से ज्यादा बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और यहां कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां 100-100 करोड़ रुपए के मकान हैं और हाल ही में वहां एक नया लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें 795 फ्लैट्स थे। एक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपए थी और ये सारे फ्लैट्स बनने से पहले ही 3 दिन के अंदर अंदर बिक गए थे। लेकिन सोचिए, उसी गुरुग्राम में लोग करोड़ों रुपए खर्च करके जहां इतने महंगे फ्लैट्स और बंगले खरीद रहे हैं, जहां बड़े बड़े सीईओज रहते हैं, उस गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि थोड़ी देर की बारिश भी सहन नहीं कर सकता। तो आज तो गुरुग्राम में 3 लोगों की करंट लगने से मौत हुई और इसका जिम्मेदार भी कोई और नहीं बल्कि हमारा यह सिस्टम ही है। घर के अंदर तक पानी आ गया। ओहो,